हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल। चैप्टर नंबर 7 जावा लैंग्वेज। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको जावा लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन बताया था और सेकेंड पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज के अंदर टोटल 3 टाइप की कमेंट्स आर अवेलेबल, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। पहला कमेंट जिसको हम लोग बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा हम उसको बोलेंगे मल्टी लाइन कमेंट के नाम से जानेंगे, और थर्ड जो कमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट या फिर एपीआई कमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट्स क्रिएट करना है सो वी आर यूजिंग 2 दो बार फॉरवर्ड स्लैश करके जो भी नाम आप लिखेंगे, जो भी टेक्स्ट लिखते हैं वो कंप्यूटर ट्रीट करता है एज ए सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो बिगिन करना है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, एंड जैसे आपका मल्टी लाइन कमेंट खत्म हो जाता है तो एंड पोजीशन पे आपको लिखना है स्टार फॉरवर्ड स्लैश। दैट मीन्स स्लैश स्टार से शुरू होगा, स्टार स्लैश से वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और उसको बोलेंगे हम लोग फॉरवर्ड स्लैश के नाम से जानते हैं। और थर्ड वाला डॉक्यूमेंटेशन कमेंट या फिर उसको बोलेंगे एपीआई कमेंट के नाम से जानते हैं। ऑलवेज बिगिन विथ फॉरवर्ड स्लैश 2 टाइम्स स्टार स्लैश स्टार स्टार। जैसे आपका पैराग्राफ वाला कमेंट्स कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत आपको बंद करना है, तो एंड पोजीशन के ऊपर वी आर टाइप स्टार स्लैश। ओके भाई, तो ये मैंने कल आपको ये सारे एक्सप्लेन कर दिया था। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है उसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास फंक्शन के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के अंदर टोटल 2 टाइप के फंक्शन आर अवेलेबल। पहला फंक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, और सेकेंड जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जब भी हम लोग जावा लैंग्वेज को हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो लैंग्वेज के साथ ही पहले से ही सम फंक्शंस आर अवेलेबल, ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेड हो जाता है, यूजर ने खुद से बनाया हुआ नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर के अंदर पहले से ही वो प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे इनबिल्ट या फिर उसको बिल्ट इन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब यूजर अपने रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग खुद का फंक्शन क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। चलिए हम देखते हैं कैसे फंक्शन आते हैं, फंक्शन के कौन कौन से टाइप के नाम आते हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको याद रखना है बेटा, अगर ये वर्ड आता है, ठीक है, आपको वर्ड मिलेगा रीयूजेबल कोड, तो आपको बोलेंगे भाई फंक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए हम देखते हैं बेटा यहाँ पे फंक्शन मीन्स व्हाट। जब भी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम की बॉडी, मतलब यहाँ पे जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम के कंटेंट लिखेंगे, वो कहाँ पे लिखते हैं, द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम्स इस कंटेंट इस रूटीन के नाम से भी जानते हैं। देखो बेटा, फंक्शन का दूसरा नाम है रूटीन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भाई फंक्शन, फंक्शन के नाम से भी उसको जानते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑल्सो नोन एज, सेकेंड नेम इज अवर मेन। हमारा एक ही फंक्शन आता है, एक ही रूटीन है जिसका नाम है मेन के नाम से जानेंगे। फंक्शन का दूसरा नाम रूटीन, और रूटीन का थर्ड नेम जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पे ये मेथड के नाम से भी जानते हैं। जावा लैंग्वेज के बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर या फिर उसके प्रोग्राम के स्टार्टिंग के अंदर एक मेथड कंपलसरी होता है, एक रूटीन कंपलसरी होता है, एक फंक्शन कंपलसरी होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा मेन के नाम से जानते हैं। जब भी जावा लैंग्वेज को स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर 1 and 1 फंक्शन ऑलवेज प्रेजेंट होता है, नोन एज मेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेन के अंदर सब रूटीन फंक्शन आप दूसरे ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहला वाला कौन सा है, मेन इज अवर कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। In Java, main is the first routine that is run when the program is executed। ये हमारा जो main जो है वो main को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट रूटीन, पहला फंक्शन, पहला मेथड, पहला रूटीन जो आप
आपको कंपल्सरी मेंशन करना है और करना है। अगर आपने ये रूटीन के अंदर मेन फंक्शन को आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं तो आपके प्रोग्राम के कोड कभी भी एग्जीक्यूट होने वाले नहीं है। इसलिए यहाँ पे बताया भाई, यहाँ पे मेन फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट रूटीन दैट इज रन व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है तो उसके अंदर मेन नाम का फंक्शन होना जरूरी है। कंप्यूटेशन पार्ट कंटेन एक्सप्रेशन, और उसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के अंदर कंटेंट भी लिख सकते हैं या फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। एक्सप्रेशन का मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मूलाज के नाम से जानते हैं, या फिर आपने खुद का बनाया हुआ फंक्शन, इसको भी हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज एक्सप्रेशन के नाम से जानेंगे। सिवेरल सब रूटीन, और उसके अंदर ये रूटीन के बाद दूसरा हम लोग उसके अंदर दूसरा मेथड ऐड करते हैं या दूसरा फंक्शन ऐड करते हैं तो उसको बोलेंगे सब रूटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। सो रूटीन के अंदर दूसरा आप कोई भी फंक्शन ऐड करते हो तो उसको बोलेंगे सब रूटीन के नाम से जानते हैं। रूटीन ऑल्सो नोन एज फंक्शन, मैंने अभी आपको बताया बेटा, रूटीन को हम लोग फंक्शन भी बोलेंगे, फंक्शन को हम लोग रूटीन भी बोलेंगे, या फिर उसका दूसरा नाम भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मेथड के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई जावा लैंग्वेज के अंदर कौन सा फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, तो मेन। जावा के अंदर कौन सा पहले रूटीन यूज होता है, तो मेन। जावा के अंदर फर्स्ट मेथड कौन सा होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे, मेन के नाम से जानते हैं। रीयूजेबल ब्लॉक दैट मीन्स फंक्शन, रूटीन, या फिर उसको मेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे उसको हम बोलेंगे सब रूटीन। कॉल स्टेटमेंट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन यूजर द प्रोग्राम। यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स को, उसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के फंक्शन को सब रूटीन एज अ सब रूटीन उसके अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे भाई, यहाँ पे देखते हैं मेथड ऑफ द यूज ऑफ डिस्प्ले रिजल्ट। यहाँ पे देखो हमारे पास दूसरा मेथड, पहला मेथड तो समझ में आ गया आपको कौन सा भाई, मेन नाम का मेथड। पहला फंक्शन आपको समझ में आएगा कौन सा फंक्शन, मेन नाम का फंक्शन। पहला मेथड भी आपको समझ में आ गया, रूटीन भी समझ में आ गया, फंक्शन भी समझ में आया। अभी देखो हम आप आगे देखते हैं मेथड यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। मुझे यहाँ पे कोई भी वर्क करता हूं तो वो वर्क का रिजल्ट मेरी स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करेगा, तो उसके लिए भी हमें क्या मेंशन करना पड़ता है, मेथड। यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टू टाइप की सब मेथड आर अवेलेबल। पहली जिसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पहली मेथड जिसको बोलेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और दूसरी मेथड जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों मेथड का फंक्शन डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द मैसेज, इसलिए उसको बोलते हैं आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं। सिस्टम आउटपुट ऐसा भी उसको बोला जाता है। लेकिन याद रखना बेटा, वो कोई भी मैसेज को आउटपुट में लेके जाना है, डिस्प्ले करना है, तो वी आर यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, या फिर दूसरा हो जाएगा बेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। चलिए दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रिंट और प्रिंट एलएन में डिफरेंस क्या है। अगर आपको सिंपली आपको सारे मैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने हैं तो हम लोग सिंपली यूज करेंगे बेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। या फिर उसका दूसरा तरीका मैं आपको बोलूंगा कि जितने भी मैसेज है, सपोज मान लो आपने 10 मैसेज डिस्प्ले करने हैं, तो अगर आपने प्रिंट कमांड का यूज किया है तो बेटा 10 मैसेज आपके एक ही लाइन में वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाता है। कंप्यूटर पहला मैसेज फर्स्ट लाइन, सेकेंड मैसेज सेकेंड लाइन, थर्ड मैसेज थर्ड लाइन, लाइन बाय लाइन वो प्रिंट करके देता नहीं है। ऑल मैसेज डिस्प्ले इन सिंगल लाइन, सो वी आर यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसलिए उसको बोला जाता है दिस इज अवर सिंपल मैसेज डिस्प्ले, ऐसा उसको बताया जाता है। सेकेंड आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ये एलएन का मतलब होता है लाइन के नाम से जानते हैं। आपने जितने भी मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन से प्रेजेंट किए हैं, मेथड का यूज किया है, तो कंप्यूटर उसको सभी मैसेज को वो न्यू लाइन के अंदर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो समझ में आया भाई यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सारे मैसेज एक ही लाइन में बताता है और ये सारे मैसेज लाइन बाय लाइन वो क्या करता है, प्रिंट करता है। और एलएन का पूरा नाम हो जाएगा बेटा लाइन के नाम से जानते हैं। तो भाई समझ में आ गया, यहाँ पे ये दो वैल्यू है हमारे पास, दो मेथड है जिसको बोलेंगे सब
रूटीन के नाम से जानते हैं। जो उसका काम क्या है कि भाई मैसेज को डिस्प्ले करना है, तो हम लोग ये रिजल्ट को डिस्प्ले करना है, तो ये दो फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये तो भाई पहला वाला मेथड आ गया। दूसरा यहाँ पे लिखा है भाई मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मेथड ऑफ द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एट द इन फीड मीन्स वी कैन डिस्प्ले अदर मैसेज आफ्टर इट इन अ वन लाइन। मैंने अभी आपको बताया बेटा, ये जो सारे मैसेज जो है वो क्या करेगा, आपको एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले करके देता है। कौन वाला? प्रिंट वाला कमांड। दूसरा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डज नॉट एड अ इंटर इन फीड, मतलब कि ये क्या करेगा, आपको सारे मैसेज जो है वो किस में डिस्प्ले करेगा बेटा, न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, व्हेन वी रन द प्रोग्राम द जावा इंटरप्रेटर कॉल द मेन मेथड। पहले क्या करेगा, ऑलवेज वो कॉल करेगा मेन मेथड को ही कॉल करता है। और ये मेन मेथड जैसे वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, उसके बाद मेन मेथड के बाद ही वो क्या करेगा, उसके सब रूटीन या फिर उसके अंदर का जो मेथड है वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करता है। पहले ऑलवेज मेन मेथड को ही कॉल किया जाता है एंड उसके बाद अदर आपने जो भी मेथड दिए हैं या जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं वो सब क्या होंगे, वहां पे एग्जीक्यूट होता है। द मेन रूटीन कैन कॉल अदर्स सब रूटीन्स के नाम से जानते हैं। मेन इज अवर मेन रूटीन और उसके अंदर वो क्या करेगा, दूसरे जो भी सब रूटीन ने आपने यूज किया है वो उसके अंदर जाके उसको कॉल करेगा। डिफाइन इन द सेम क्लास और इवन इन द अदर क्लासेस। सपोज मान लो आपने एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे सब रूटीन बनाए हैं, या फिर कोई बाहर से अगर कोई दूसरे क्लास में से अगर आपको कोई फंक्शन को कॉल करना है, रूटीन को बुलाना है, तो भी ये क्या करेगा, वो आपको बुलाने के लिए हेल्प करता है। बट मेन रूटीन डिटरमाइन हाउ एंड इन व्हाट ऑर्डर द अदर सब रूटीन्स आर यूज। ठीक है ना, ये मेन को ही पता है कि भाई कैसे ये मेथड का यूज करना है, कैसे बाहर से दूसरी मेथड को कॉल करना है, उसके नीचे जो भी सब रूटीन है उसको कैसे हैंडल करना है, ये मेन को ही पता है। इसलिए मेन को हम लोग बोलेंगे कंट्रोलर के नाम से भी उसको जाना जाता है। द वर्ड पब्लिक पब्लिक नाम का जब भी हम लोग यहाँ पे कोई क्लास बनाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक क्लास और क्लास का नाम। जब भी हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम जो डिफाइन करते हैं वही फाइल का नाम होना चाहिए और वो फाइल के नाम के पीछे का एक्सटेंशन डॉट क्लास होना चाहिए। भाई समझ में आया आपको? अगर आउटसाइड के रूटीन में से आपको क्या करना है, अपने प्रोग्राम के अंदर वो फाइल को बुलाना है, तो आपका क्लास जो है वो कैसे, कौन से वर्ड से डिफाइन किया होना चाहिए? पब्लिक। पब्लिक मतलब कहीं से भी किसी भी क्लास में से आप रूटीन को क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। अगर आपने पब्लिक की जगह पे प्राइवेट लिख दिया है तो आपका प्रोग्राम कोई या फिर कोई भी किसी और रूटीन को आप अपने क्लास के अंदर बुला सकते नहीं है। पब्लिक का मतलब किसी को भी हम उसको बुला सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको वर्ड लिखना पड़ेगा भाई पब्लिक इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन मीन्स। यहाँ पे मेन के अंदर आपको पहला वर्ड कौन सा लिखना पड़ेगा, पब्लिक, तभी जाके आप क्या करेंगे, दूसरे क्लास में से दूसरे रूटीन को आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, दैट दिस रूटीन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड। दूसरे प्रोग्राम में से भी वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम्स को बुला के लाता है। चलिए आगे देखेंगे भाई, यहाँ पे मेन वाला फंक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर आता है जिसका नाम है साइट के नाम से जानते हैं। साइट नाम का टेक्स्ट एडिटर, दिस इज अवर ओपन सोर्स प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ओपन सोर्स का मतलब इंटरनेट का यूज करके आप उसको फ्रीली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। इसका प्रोग्राम कोड जब आप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ प्रोग्राम बनाने के कोड भी अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर सम चेंजेस करके आप क्या करेंगे, अपना नया प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हमें देखना है यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन जिसका नाम है साइट एडिटर के नाम से जानते हैं। आप इंस्टॉल कर दो, नहीं है तो आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड करो और अपने कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्टॉल इजीली कर सकते हैं। चलिए भाई, हमारा साइट प्रोग्राम तो स्टार्ट भी हो गया। अभी मुझे क्या करना है, कोई भी नई फाइल बनानी है। तो आप सब लोग तो जानते ही हो कि नई फाइल बनाने के लिए हम लोग फाइल मेनू में जाके न्यू वाला ऑप्शन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, या फिर उसका शॉर्टकट बटन भी यहाँ पे दिया है। आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल एन को एक साथ प्रेस करेंगे तो नया फाइल क्या हो जाएगा भाई, जनरेट हो जाता है। दोनों चीज याद रखना है। फाइल में जाके न्यू वाला ऑप्शन,
तो नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, या फिर Ctrl+N कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज करेंगे तो भी नया फाइल क्रिएट हो जाता है। चलिए भाई, नया फाइल बन गया, हमने जावा लैंग्वेज के कोड भी उसमें नोट डाउन कर दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, ये सोर्स फाइल को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो वो कंपाइल हो सकता नहीं है। तो सेव करने के लिए हमारे पास देखो ऑप्शन मिलता है भाई, फाइल मेनू में जाके सेव वाला ऑप्शन, या फिर उसका शॉर्टकट बटन यहां पे आप सब लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S मतलब सेव वाला ऑप्शन यहां पे आ जाएगा, Ctrl+S। लेकिन जब भी हम लोग यहां पे फाइल को सेव करते हैं तो जावा की फाइल प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए आपको ऑलवेज उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा .java। HTML का फाइल बनाते हो तो उसके पास ऑलवेज एक्सटेंशन होना चाहिए .html। हम यहाँ पे जावा लैंग्वेज का यूज करते हैं, मतलब उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .java होगा। चलिए भाई, सेव भी कर दिया फाइल का नाम। दूसरी बार, फाइल का नाम कौन सा देना है, जो भी आपने प्रोग्राम के अंदर क्लास का नाम डिफाइन किया है वही नाम होना चाहिए। क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। लेकिन यहाँ पे क्लास का नाम जब डिफाइन करते हो तो सारे क्लास के नाम का पहला कैरेक्टर कैपिटल होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, ऐसा वो जावा लैंग्वेज का रूल्स बोलता है। लेकिन आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो भी चलेगा, एग्जाम में आता है। तो आपको याद रखना बेटा, किसका पहला कैरेक्टर अपर केस में होना चाहिए, तो भाई क्लास का नाम। और कौन से कैरेक्टर सारे स्मॉल लेटर में होने चाहिए, तो वेरिएबल के नाम। मैं आपको आगे बताऊंगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन अभी आपको समझ में आ गया, फाइल का नाम और क्लास का नाम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक्सटेंशन भी क्या लगाना है, .java। चलिए भाई, हमारा ये सोर्स फाइल तो प्रिपेयर हो गया। अभी हमें तो इंग्लिश आती है तो हमने तो सारे इंग्लिश कोड में नोट डाउन कर दिया। कंप्यूटर को इंग्लिश आती नहीं है तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा कंपाइलर के नाम से जानते हैं। कंपाइलर का मीनिंग होता है दूसरा, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करेगा, आपने जो भी इंग्लिश में लिखा है वो सभी इंग्लिश का वर्ड, प्रोग्राम के कोड, वो क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसको हम लोग बाइट कोड बोलेंगे, JVM बोलेंगे, बाइनरी फाइल बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज बोलेंगे। आपको जो मन पाता है वो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे नाम से बुला सकते हैं। तो भाई कंपाइल कर दिया। कंपाइल का भी शॉर्टकट बटन है जिसका नाम है, आपको याद रखना है, Ctrl+F7। Ctrl+F7 आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, वो कंपाइल हो जाता है। जब कंपाइल होगा तो आपको एक मैसेज मिलता है, एग्जिट कोड 0, और दूसरा मैसेज मिलेगा एग्जिट कोड 1। आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आता है एग्जिट कोड, या फिर उसको बोलेंगे स्टेटस कोड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ पे हम सबसे ज्यादा तो यूज एग्जिट कोड का ही करते हैं। एग्जिट कोड के पास 2 टाइप की वैल्यूज आर अवेलेबल, पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 1। अगर आपका प्रोग्राम एग्जिट कोड 0 डिस्प्ले करता है, उसका मीनिंग है आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर आपका कंप्यूटर या साइट नाम का जो एप्लीकेशन है वो आपको बताता है, डिस्प्ले करता है एग्जिट कोड 1, उसका मीनिंग होता है कि भाई आपके प्रोग्राम के अंदर सम एरर है जो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पे आ जाएगा भाई कंपाइल हो गया, एग्जिट कोड 0 आ गया, मतलब हमारा प्रोग्राम कैसा हो गया, सक्सेसफुली हो जाता है। जब भी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाता है, कंपाइल हो जाता है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक बाइनरी फाइल बनाता है, बाइट कोड फाइल बनाता है, जिसका एक्सटेंशन क्या लगेगा, .class लगता है। भाई समझ में आया भाई, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .class। जो .java वाली फाइल है तो उसको सोर्स फाइल बोलेंगे, अगर .class वाली फाइल है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा बाइट कोड, मशीन कोड, JVM कोड या बाइनरी कोड के नाम से उसको जानते हैं। चलिए भाई, प्रोग्राम भी सक्सेसफुली हो गया, .class वाला फाइल भी बन गया। अभी मुझे उसका आउटपुट देखना है, उसका एग्जिट देखना है, तो हम लोग जाएंगे भाई टूल्स मेनू में जाके गो नाम का ऑप्शन देंगे। जैसे गो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा साइट एडिटर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करके बताता है। उसका भी शॉर्टकट बटन है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा
F5 नाम का बटन है, फंक्शन की F5 जो आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो भाई समझ में आ गया आपको कैसे हमें हमारे साइट एप्लीकेशन का यूज करना है। बस ये सिंपल तरीका है, नया फाइल बनाओ, प्रोग्राम के कोड लिखो, फाइल के नाम, फिर बाद में क्या करो, सेव करो। सेव करने में आपको याद रखना है जो भी क्लास का नाम दिया है वैसा ही उसका नाम होना चाहिए, और वहां पे सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .java। फाइल का सेव नाम हो गया, .java भी लगा दिया। अभी हम उसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। क्यों कंपाइल करना है वो आप सबको पता चल गया। कंपाइल करने के बाद एग्जिट कोड 0 आता है तो वो क्रिएट कर देगा .class, मतलब आपका फाइल सक्सेसफुली बन चुका है। बन गया भाई, सक्सेसफुली प्रोग्राम हो गया, मुझे उसका आउटपुट देखना है तो टूल्स में जाके गो वाला ऑप्शन या फिर उसका शॉर्टकट बटन कौन सा है, F5 वाला बटन आपको बताया जाता है। तो भाई आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग। चलिए जावा प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। जैसे HTML का स्ट्रक्चर होता है वैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड लिखने के कुछ कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये हमारा जो है वो फ्री फॉर्मेट स्ट्रक्चर है। फ्री फॉर्मेट का मतलब आपको जैसे तरीके से लिखना है वैसे तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते, उसका कोई फॉर्मेट फिक्स होता नहीं है। चलिए भाई, द रूल्स दैट डिटरमाइन व्हाट अलाउ आर कॉल्ड द सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पे जो भी जावा लैंग्वेज के रूल्स आते हैं, जावा लैंग्वेज के कंटेंट होंगे, स्टेटमेंट होते हैं, उसको हम लोग सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे उसको, सिंटेक्स के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब होता है कंप्यूटर का ग्रामर, जैसे नोन एज उसको सिंटेक्स के नाम से जानेंगे। जितने भी कमांड लिखेंगे वो सब उसके ग्रामर के रिगार्डिंग लिखना है, अदरवाइज वो आपको सिंटेक्स एरर प्रेजेंट करता है। सिंटेक्स रूल स्पेसिफाई द बेसिक वोकेबुलरी ऑफ द लैंग्वेज। ये जो सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, उसके अंदर जितना भी वोकेबुलरी है वो सब उसके अंदर हमें यहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है ना। जो उसके ग्रामर है वो सारे यहाँ पे उसको स्टोर करना है। प्रोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग थिंग्स लाइक वेरिएबल। जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, प्रिपेयर करना है, तो उसके अंदर कुछ सम वर्ड्स आते हैं जिसमें आएगा भाई वेरिएबल। आप सब लोग जानते हो वेरिएबल इज अवर कंटेनर। क्यों कंटेनर बोला जाता है, क्योंकि वो हमारी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखता है। तो इसके अंदर वेरिएबल, एक्सप्रेशन लिखना है, कोई फॉर्मूला बनाना है, कोई भी आपको कोई इक्वेशन प्रिपेयर करना है तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा आएगा भाई स्टेटमेंट। आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बनाना है तो आप स्टेटमेंट भी उसमें लिख सकते हो। ब्रांचेस, ब्रांचेस बनाना है मतलब उसको बोलेंगे नेस्टेड लूप के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और वो बहुत सारे ऑप्शन में से, टास्क में से आपको कोई एक टास्क को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रांचेस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका कैलकुलेटर, बहुत सारे टास्क आर अवेलेबल, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, तो क्या एक साथ सब प्लस और माइनस दोनों साथ में होता है, नहीं होता है। बहुत सारे टास्क में से आपको पर्टिकुलर कोई एक ही टास्क को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो वो सब वैसा प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ब्रांचेस के नाम से। तो समझ में आया, कैलकुलेटर नोन एज, यहाँ पे कैलकुलेटर जो है उसका जो सिस्टम है उसको ब्रांचेस के नाम से जानते हैं। लूप्स, लूप्स आपने नाम सुना है बेटा। लूप मतलब यहाँ पे आप जितनी बार बोलेंगे उतनी टाइप वो क्या करेगा, यहाँ पे ये घूमता रहेगा, जिसको बोलते हैं लूप्स के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज जेरोक्स मशीन, प्रिंटर, जिसको बार बार घुमाना है, ये फूड फैक्ट्री, उसके अंदर सब में क्या यूज होता है, ये लूप्स मशीन के अंदर उसको स्टोर करना पड़ता है। आपको एक ही कमांड देना है, भाई मुझे प्रिंट 10 बार चाहिए, तो मैंने प्रिंट की कॉपी कितनी बार दे दी, 10 बार दी, तो वो क्या करेगा, 10 टाइम तक वो घूमता रहेगा, बार बार कमांड देने की जरूरत पड़ती नहीं है। और दूसरा बेटा उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स आर अवेलेबल, वन मेथड इज कंपलसरी जिसका नाम है मेन। तो ये सब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके कंटेंट को लिख के, ये सारे सबको लिख के हम लोग जावा प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट या फिर प्रोग्राम को प्रिपेयर कर सकते हैं। द डिफाइन ऑफ द मेथड, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे डिफाइन ऑफ द मेथड। मेथड का दूसरा नाम आप सब लोग जानते हो, मेथड बोलो, फंक्शन बोलो, या फिर उसको क्या बोलेंगे, रूटीन के नाम से जानते हैं।
मेथड कंसिस्ट ऑफ फंक्शन header एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट इनक्लोज बिटवीन द कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। जब भी हम लोग कोई भी टाइप का मेथड, कोई भी टाइप का फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो वो नाम डिक्लेयर करने के बाद उसके जितने भी स्टेटमेंट आते हैं वो सारे स्टेटमेंट हमें किसमें इनक्लोज करने हैं बेटा? कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो और क्वेश्चन के अंदर आपको मिला ब्लॉक ऐसा वर्ड मिलता है तो उसका आंसर ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना है बेटा, ब्लॉक वर्ड मिलता है तो उसका आंसर 90% क्या रहता है? कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज के नाम से जानते हैं। तो सारे आपके जो भी कंटेंट होंगे फंक्शन के, वो सभी फंक्शन के कंटेंट आपको किसमें स्टोर करना है बेटा? कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज को ही अंदर स्टोर करना है। चलिए भाई, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया तो उसके अंदर क्या आएगा? अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स आप बनाओ, अलग अलग टाइप की मेथड खुद की डिक्लेरेशन करो, ठीक है ना। लेकिन वो सब कब बनाना है? बिफोर मेन। पहला एक मेथड तो कंपलसरी आता है जिसका नाम है मेन मेथड, ठीक है। तो ये आफ्टर द बिफोर मेन मेथड इज ऑप्शनल, ठीक है ना। यहाँ पे बताया गया भाई, यहाँ पे मेन मेथड के बाद ही आपको लगाना है। ईच प्रोग्राम मस्ट हैव वन क्लास कंटेंट पब्लिक। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रोग्राम का एक क्लास, जिसको बोलते हैं बेटा पब्लिक मेथड मेन। पब्लिक मेथड मेन, पब्लिक क्लास के अंदर पहला आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मेन मेथड के नाम से जानते हैं। और उसके आगे हमें कौन सा वर्ड लगाना है? पब्लिक। जावा इज अ फ्री फॉर्मेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे जावा जो है उसको बोलते हैं फ्री फॉर्मेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। उसका लेआउट कोई फिक्स होता नहीं है, आपको जैसा चाहिए वैसा आप क्या करेंगे? उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्री फॉर्मेट है, फ्री फॉर्मेट का मतलब समझ में आ गया, आप अपनी तरीके से उसको क्या कर सकते हो बेटा? डिजाइन कर सकते हो। कंप्यूटर डज नॉट केयर अबाउट द प्रोग्राम लेआउट। कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के लेआउट को सपोर्ट करता नहीं है, आपको जैसा बनाना है वैसा ही लिखना है, लेकिन उसका वेरिएबल, उसका मेथड का नाम, उसके रूल्स, उसके सिंटेक्स को आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो उसके प्रोग्राम को, लेआउट को नहीं मानेगा। वी कैन राइट द एंटायर प्रोग्राम टुगेदर वन सिंगल लाइन। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम यहाँ पे एंटर करते हैं वो सभी प्रोग्राम का एक ही लाइन के अंदर हमें क्या करना है? यहाँ पे हम लोग वहां पे सारे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है भाई, एक लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं? सेमीकोलन भी लगाते हैं। लेआउट इज इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन रीडर्स। यहाँ पे लेआउट नहीं लिखना है तो भी चल सकता, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रीडर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेआउट बनाना जरूरी है। अगर आप पूरा प्रोग्राम एक लाइन में मेंशन कर देंगे तो भी कंप्यूटर उसको समझ पाता है, लेकिन ह्यूमन रीडर जब रीड करता है तो वो एक लाइन का सेंटेंस पढ़ सकता नहीं है। इसलिए जावा का फॉर्मेट होना जरूरी है, लेआउट होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे जावा प्रिमिटिव्स डेटा टाइप। यहाँ पे जावा के अंदर अलग अलग टाइप की प्रिमिटिव, प्राइमरी, प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, प्राइमरी भी बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर अवेलेबल। जावा प्राइमरी डेटा टाइप्स आर अवेलेबल। टोटल 8 टाइप की डेटा टाइप्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है। जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, डेटा टाइप इज नथिंग बट द टाइप ऑफ द डेटा। यहाँ पे प्रिमिटिव जो है वो कुछ है और नहीं है, डेटा टाइप जो है वो और नहीं है। हमने अगर नंबर ऐड कर दिया तो वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप, अगर हमने कोई बुलियन वैल्यू ऐड कर दी तो उसको हम लोग बोलेंगे बुलियन टाइप। अगर आपने कोई पॉइंट वाली वैल्यू ऐड हो गई तो उसको फ्लोट बोलते हैं। अगर आपने कोई कैरेक्टर ऐड कर दिया तो उसको कैरेक्टर। जैसा डेटा आप एंटर करते हो वही डेटा के रिगार्डिंग उसका टाइप क्या होता है वहां पे डिफाइन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। इच वेरिएबल इन जावा मस्ट हैव द सर्टन टाइप्स एसोसिएटेड विथ इट। हर डेटा टाइप, हर डेटा जैसे आप उसके अंदर ऐड करेंगे, जैसा डेटा टाइप आप सिलेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग ही हम लोग डेटा उसमें क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। टेल अस व्हाट काइंड ऑफ द डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। पहले आपको बोलना पड़ता है मशीन को, क्योंकि मशीन आपको मशीन से काम करवाना है तो मशीन को बोलना पड़ेगा कि मुझे कौन से टाइप का डेटा स्टोर करवाना है। और वो डेटा स्टोर करवाने के लिए हमारे पास 8 टाइप की प्रिमिटिव्स या 8 टाइप की प्राइमरी डेटा टाइप्स आर अवेलेबल। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे डेटा टाइप डिटरमाइन द रिक्वायर
मेमोरी साइज डेटा टाइप डिफाइन करने से क्या फायदा होता है, क्यों डेटा टाइप डिफाइन किया जाता है कि भाई उसका मेमोरी साइज कितना ऑक्यूपाइड करेगा। अगर आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो तो उसका मेमोरी कितना ऑक्यूपाइड होगा। तो यहां पे टोटल 8 टाइप के डेटा टाइप, पहला 1 बाइट, पहले पूरी 8 टाइप की डेटा टाइप मैं आपको समझा देता हूं। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, ऐसे टोटल 8 टाइप के डेटा टाइप्स हैं। उसमें से 1 बाइट कौन ऑक्यूपाइड करता है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू बाइट एंड बुलियन। 1 बाइट इज इक्वल टू बाइट एंड बुलियन। अगर आप बाइट डेटा टाइप सिलेक्ट करते हो तो 1 बाइट ऑक्यूपाइड होगा, अगर आप बुलियन सिलेक्ट करते हो तो 1 बाइट। 2 बाइट के लिए कौन कौन सी डेटा टाइप, तो 2 बाइट इज इक्वल टू शॉर्ट एंड कैरेक्टर। 2 बाइट इज इक्वल टू शॉर्ट एंड कैरेक्टर। 4 बाइट इज इक्वल टू इंटीजर एंड फ्लोट, इंटीजर एंड फ्लोट। 8 बाइट इज इक्वल टू लॉन्ग एंड डबल। तो आपको याद रखना है 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट एंड 8 बाइट। ठीक है, तो ये सारी डेटा टाइप कितना मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा, उसका साइज क्या होगा, वो आपकी डेटा टाइप यहां पे मेंशन करता है, डिटरमाइन करता है। टाइप ऑफ द वैल्यू, आपने 8 में से कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग ही डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप कैरेक्टर करते हैं तो कैरेक्टर ही उसमें स्टोर होगा। अगर आपने इंटीजर लिया है तो विदाउट पॉइंट ही वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉइंट के बाद का वैल्यू क्या करेगा, वो डिलीट कर देता है। तो डेटा टाइप, टाइप ऑफ वैल्यू, कौन से टाइप की डेटा, कौन से टाइप की वैल्यू आप ऐड करना चाहते हो। रेंज ऑफ द वैल्यू, यहां पे देखो बेटा अलग अलग टाइप की रेंज दी है। अगर बाइट यूज करते हैं तो उसका रेंज कितना, इंटीजर करेंगे तो उसका रेंज कितना, कहां तक मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कहां तक वैल्यू आप उसमें स्टोर कर सकते हो, उसका रेंज आपको दिया जाता है। तो वो रेंज भी आपको कौन बताता है, डेटा टाइप बताता है। नेक्स्ट आएगा भाई टाइप ऑफ ऑपरेशन। यहां पे कौन से डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आर पॉसिबल। किसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो डेटा टाइप ही डिसाइड करता है। आपने बुलियन डेटा टाइप लगा दिया तो उसमें ट्रू प्लस फॉल्स, तो उसका आंसर आने वाला नहीं है। आपने कैरेक्टर डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू, आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन करना है तो आप कौन सी डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे, तभी जाके वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सब डेटा टाइप, कौन से टाइप का ऑपरेशन होगा, वो यहां पे आपको डिफाइन किया जाता है। चलिए भी ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप क्लासिफाई इनटू 2 मेन ग्रुप। यहाँ पे डेटा टाइप को क्लासिफाइड करना है तो उसके मेन ग्रुप कितने हैं बेटा, 2 टाइप्स के हैं। पहला उसको बोलेंगे प्रिमिटिव के नाम से जानते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स के ग्रुप के अंदर डिफाइन किया है। पहला ग्रुप जिसको बोलेंगे बेटा पॉइंट वाली वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। दूसरा जिसको हम बोलेंगे रियल वैल्यू। ऐसे 2 पार्ट के अंदर यहां पे उसको डिफाइन किया है। डेटा टाइप आर प्रीडिफाइंड बाय द जावा लैंग्वेज। डेटा टाइप जो है वो पहले से ही प्रीडिफाइंड, प्रीडिफाइंड का मतलब पहले से ही ये डेटा टाइप को क्या किया है, डिफाइन करके रखा हुआ है, आपको बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो पहले से ही जावा लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप को डिफाइन करके रखा है। प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स आर रिजर्व कीवर्ड। जो भी यहां पे हमारे पास पहले से डेटा टाइप को बना के रखा है वो सभी वर्ड को रिजर्व वर्ड के नाम से जानते हैं। बाइट इज अवर रिजर्व वर्ड, शॉर्ट इज अवर रिजर्व वर्ड, इंटीजर, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, ये सारे डेटा टाइप के वर्ड पहले से ही मेंशन किए हैं, इसलिए उसको बोला जाता है रिजर्व वर्ड के नाम से जानते हैं। पब्लिक इज अवर रिजर्व वर्ड, क्लास इज अवर रिजर्व वर्ड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलएन आर रिजर्व वर्ड। ठीक है ना, ऐसे जो पहले से ही उसके लेआउट के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर पहले से ही उसको डिफाइन करके रखा है, नोन एज रिजर्व कीवर्ड के नाम से जानते हैं।
वी कैन नॉट यूज देम द वेरिएबल नेम इनसाइड द प्रोग्राम और एप्लीकेशन। ये रिजर्व वर्ड का यूज हम लोग एज अ वेरिएबल या फिर प्रोग्राम के अंदर उसका डायरेक्टली यूज कर सकते, वेरिएबल नहीं बना सकते, या प्रोग्राम एप्लीकेशन के अंदर उसके नाम का वेरिएबल हम लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो पहले से कैसे है, रिजर्व है। प्रिमिटिव वैल्यूज डू नॉट शेयर स्टैटिक विथ अदर प्रिमिटिव वैल्यू, यहाँ सॉरी डू नॉट शेयर स्टेट विथ अदर प्रिमिटिव वैल्यूज। आप क्या करेंगे, उसके प्रिमिटिव्स की जो वैल्यू जो दी गई है, रेंज जो दी गई है, वो आप चेंज कर सकते नहीं है। दे आर बिल्ट इन द सिस्टम, वो सब कैसे है, पहले से ही उसके अंदर स्टोर करके रखी हुई है, आप उसमें चेंज कर सकेंगे नहीं। दीज आर मशीन इंडिपेंडेंस means the size and characteristic to the consist across all Java programmings on all the machines। ये सभी मशीन के अंदर पहले से ही फिक्स करके रखी हुई है। अगर आपने बाइट सिलेक्ट कर दिया, मेरे कंप्यूटर के अंदर 1 बाइट ऑक्यूपाइड करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही स्टोर करता है, तो आपके कंप्यूटर के अंदर भी वो न्यूमेरिकल ही वैल्यू स्टोर करेगा, 1 बाइट को ही ऑक्यूपाइड करता है। आप उसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी मेमोरी की साइज को या फिर उसकी रेंज को भी चेंज कर सकते नहीं है। हर मशीन के अंदर कैसा होता है, वो इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है ना, वो आप चेंज कर सकते नहीं है। टोटल नंबर्स ऑफ प्रिमिटिव्स टाइप्स आर जावा इन 8 टाइप। यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 टाइप की प्रिमिटिव्स आर अवेलेबल। ऑल प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स हैव रिस्पेक्टिव रैपर क्लासेस, इंटीजर रैपर क्लास ऑफ द टाइप। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो अलग अलग टाइप के प्रिमिटिव्स आर अवेलेबल। आपको एग्जाम में आता है तो याद रखना है 8 टाइप की प्रिमिटिव्स, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रक्चर बताया है, यहाँ पे देखो एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास 8 टाइप की डेटा टाइप्स का स्टोरेज किया हुआ है। देखो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, आपको दिख रहा है, देखो डेटा टाइप, स्टोरेज स्पेस, टाइप ऑफ द वैल्यू, रेंज ऑफ द वैल्यू और डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे हम देखेंगे भाई, देखो बाइट वो हो जाएगा 1 बाइट ऑक्यूपाइड करता है। वो टाइप ऑफ वैल्यू कैसा स्टोर करेगा, ऑलवेज इंटीजर, मतलब विदाउट पॉइंट ही वो वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। उसका रेंज भी दिया है, देखो -128 एंड +127, इन दोनों के बिटवीन का ही नंबर हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। 129 को स्टोर कर सकते नहीं है, क्योंकि उसके रेंज के बाहर है। जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बाइट टाइप का बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, 0। सबका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही रहेगा, ओनली फॉर बुलियन को छोड़ के। बुलियन का डेटा टाइप 2 ही टाइप का आता है, बुलियन की वैल्यू 2 टाइप की, फॉल्स एंड ट्रू, तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स रहता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, तो बाइट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आएगा भाई शॉर्ट। शॉर्ट जो है वो कितना बाइट ऑक्यूपाइड करता है, 2 बाइट। वो भी कौन सा डेटा स्टोर करेगा बेटा, विदाउट पॉइंट इंटीजर। उसका भी देखो रेंज यहाँ पे दिया है, -32,768 टू +32,762। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये दोनों की रेंज बहुत बार आ चुकी है और शायद नेक्स्ट वो भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों की रेंज आपको याद रखनी है भाई, समझ में आया। यहाँ पे ये दोनों की रेंज आपको याद रखनी है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो सबकी 0 है, ओनली फॉर बुलियन की ही बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ पे इंटीजर, INT इंटीजर 4 बाइट को ऑक्यूपाइड करेगा। उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते नहीं है, विदाउट पॉइंट ही आएगा, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा भाई लॉन्ग। लॉन्ग जो है वो 8 बाइट को ऑक्यूपाइड करेगा, वो भी इंटीजर। देखो हमारे पास टोटल विथ पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो विथ पॉइंट की वैल्यू जो बोलेंगे बेटा, तो हमारे पास ये टोटल 4 टाइप्स की डेटा टाइप्स आर अवेलेबल। देखो ये रहा हमारे पास, ये रहा 4 टाइप्स, आप देख सकते हो, ठीक है ना। इंटीजर 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 इंटीजर, विदाउट पॉइंट हम वैल्यू 4 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग। इसको हम बोलेंगे इंटीजर डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। दूसरा आगे देखेंगे बेटा, हमारे पास यहाँ पे देखो रियल। रियल का मतलब विथ पॉइंट, जिसके अंदर ऑलवेज पॉइंट वाली ही वैल्यू आती है। तो भाई पहली वैल्यू फ्लोट जो 4 बाइट को ऑक्यूपाई करेगी, उसमें क्या आता है बेटा, रियल, प्लस और माइनस यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट आएगा बेटा डबल, 8 बाइट, उसमें भी क्या आएगा बेटा, रियल के नाम से उसको जाना जाता है। कैरेक्टर 2 बाइट को ऑक्यूपाइड करता है और उसका डेटा टाइप भी क्या रहेगा बेटा, कैरेक्टर, मतलब A to Z स्टोर करेंगे। और सारे कैरेक्टर 16 बिट यूनिक कोड के कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। 16 बिट, उसका सपोज मान लो आपने A लिखा तो 16 बिट, मैंने आपको बताया था 16 बिट का मतलब क्या होता है,
8^16, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू कब तक 16 बार, 16 टाइप तक आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा उतने डॉट, उतने पिक्सल वो क्या करेगा बेटा, पर्टिकुलर ए को प्रिपेयर करने के लिए वो वहां पे यूजफुल करता है। मिनिमम यहां पे लिखा है 16 बिट ओनली फॉर कैरेक्टर के लिए, और मिनिमम ग्राफिक्स के लिए आता है बेटा 24 बिट के नाम से। ये याद रखना है आपको, मिनिमम कैरेक्टर के लिए 16 बिट, उससे ज्यादा अभी मार्केट में तो 64 बिट चलता है, लेकिन मिनिमम कितना होगा 16 बिट, और ग्राफिक्स के लिए मिनिमम कितना होगा 24 बिट। 16 बिट का मतलब भी समझ में आ गया, 8^16, 16 टाइम आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो जितने पॉइंट यहाँ पे, इतने पिक्सल वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाने के लिए यूजफुल होता है। भाई ये आ गया। नेक्स्ट आएगा बेटा बुलियन। बुलियन के अंदर आएगा बेटा 1 बाइट। 1 बाइट को हम यहाँ पे बुलियन ही बोलेंगे, जिसमें 2 टाइप की वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, और उसमें भी क्या रहेगा बेटा, फॉल्स ही डेटा टाइप आपको देखने को बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। भाई तो समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आप देखेंगे बेटा तो 4 वाली वैल्यू आएगी, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग, ठीक है ना। ये इंटीजर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ इंटीजर वैल्यू ओनली। इंटीजर वैल्यू का मतलब विदाउट पॉइंट ही आएगा। इट इज एबल टू स्टोर बोथ द अनसाइंड एंड साइन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर नंबर्स विथ बी बिट्स प्रिसाइज स्टोर साइन वैल्यू इन द रेंज। यहाँ पे देखो ये भी रेंज बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, आपको याद रखना है बेटा। यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं, स्टोर द साइन वैल्यू द रेंज, यहाँ पे लिखा है -2 रेज टू b -1, -1, 2 रेज टू b -1। रियल नंबर के लिए भी यहाँ पे दिया गया है भाई, रियल नंबर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर IEEE 754, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर फॉर रियल। ये जो मैंने आपको बताया बेटा -2 b रेज टू b सॉरी -2 b -1 जो है बेटा, ये हो जाएगा हमारा इंटीजर अनसाइन वैल्यू का या फिर इंटीजर वैल्यू का रेंज है, ठीक है ना। और ये रियल नंबर का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर है उसको बोलेंगे बेटा IEEE 754 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा साइन वैल्यू -32,768 टू 32, ये भी मैंने आपको बताया था साइन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे साइन वैल्यू का मतलब और अनसाइन का मतलब क्या होता है, साइन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज आता है, और अनसाइन के अंदर ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू ही आपको देखने को मिलता है। अनसाइन मतलब ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू। हमारे देखो कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो जाके भी हम लोग माइनस नहीं दे सकते, जैसे कि भाई आपका रोल नंबर कब है, किसी का रोल नंबर -10 नहीं हो सकता है। आज का डेट है, किसी ने बोल सकते भाई आज का डेट माइनस में आ गया, मंथ माइनस, आप चाह के भी उसको माइनस में दे सकते नहीं है। अगर आपने गलती से भी उसको माइनस में प्रेजेंट कर दिया है तो ये अनसाइन क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो भाई समझ में आया बेटा, यहाँ पे अनसाइन वैल्यू 0 से लेके 65,535 यहाँ पे आपको दिया गया। दिस इज अवर अनसाइन वैल्यू के नाम से जानते हैं। स्टोर डेटा टाइप हैज 16 बिट साइज। यहाँ पे कितने डेटा टाइप को स्टोर करेगा, 16 बिट साइज। 232 इज इक्वल टू 65,536 कैरेक्टर डेटा टाइप का यहाँ पे क्या करेगा, वो यूज करता है। और जितने भी कैरेक्टर डेटा टाइप है वो सभी को हम लोग अनसाइन के नाम से जानते हैं। जितने भी कैरेक्टर डेटा टाइप है ऑल्सो नोन एज अनसाइन के नाम से जानते हैं, और कभी उसमें नेगेटिव आएगा नहीं। द डेटा टाइप यूज टू स्टोर अ कैरेक्टर इज अ चार। यहां पे देखो लिख सकते हो बेटा कैरेक्टर का डेटा टाइप CHAR आएगा। जावा यूज यूनिक कोड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर, देयर आर नो नेगेटिव कैरेक्टर्स। यहां पे कैरेक्टर को स्टोर करवाना है तो उसके लिए अलग से एक कोड दिया है जिसको बोलेंगे बेटा यूनिक कोड के नाम से जानते हैं। कैरेक्टर ऑल्सो स्टोर विथ यूनिक कोड, और वो भी कितना 16 बिट यूनिक कोड से ही उसको क्या करता है, स्टोर करता है। कभी भी कैरेक्टर के अंदर नेगेटिव वैल्यू को प्रेजेंट किया जाता नहीं है, आता ही नहीं है, इसलिए उसको दूसरे नाम अनसाइन वैल्यू के नाम से जानते हैं। अनसाइन वैल्यू का रेंज भी आपको समझ में आएगा, 0 से लेके 65,000, यहाँ पे लिखा है 535, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे दिखा है बेटा डेटा टाइप का नाम दिया है कैरेक्टर, ये रहा हमारा वेरिएबल का नाम CH,
यहाँ पे ये जो इक्वल टू जो है दिस इज अवर असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे लिखा है एम जो लिखा है दिस इज अवर कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। ऑलवेज कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन के अंदर ही स्टोर करना है। अगर सपोज मान लो आपने ये एम की जगह पे 3 ले लिया है, लेकिन ये 3 नॉर्मल है तो ये नंबर हो जाएगा, लेकिन आपने उसको क्या किया बेटा, सिंगल कोटेशन के अंदर कवर कर दिया, तो ये 3 डिजिट नहीं है, आपने सिंगल कोटेशन में कवर किया, मतलब वो क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। कई बार देखो बोर्ड में कंफ्यूज करेंगे, 3 डबल कोटेशन में कर देते हैं। डबल कोटेशन के अंदर अगर आप कोई डेटा को स्टोर करते हैं तो ऑलवेज उसको स्ट्रिंग के नाम से जान दे। चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, नंबर इज इक्वल टू नो कोटेशन 0 to 9। देखो फिर से मैं याद करवाता हूं, नंबर किसको बोलेंगे, नंबर इज इक्वल टू नो कोटेशन, कोई कोटेशन आना चाहिए नहीं, सिंगल भी नहीं डबल भी नहीं, नो कोटेशन, और वैल्यू भी कौन सी होनी चाहिए बेटा, 0 to 9, उसको हम लोग बोलेंगे नंबर के नाम से जानते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन एनी कैरेक्टर, वो इसमें नंबर भी आता है, कैरेक्टर भी आएगा, सिंबल भी आता है, लेकिन आपने उसको सिंगल कोटेशन में कवर किया है और वो एक ही कैरेक्टर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग इज इक्वल टू कन्वर्ट कवर इनटू डबल कोटेशन, जो भी इंफॉर्मेशन डबल कोटेशन में आपने कवर की है वो सभी को क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे ये समझ में आया बेटा, इंक्रीमेंट कैरेक्टर वैल्यू। चलिए वैल्यू यहाँ पे आएगा, देखो कैरेक्टर के अंदर दूसरे और 2 वेरिएबल लिए बेटा, कैरेक्टर ch1 ch2, ch1 ये पहला वेरिएबल है, ch2 दूसरा वेरिएबल है। ये देखो बेटा दोनों वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ये सेमीकोलन कॉमा का यूज करेंगे, 2 वेरिएबल को सेपरेट करना है, सो वी आर यूजिंग कॉमा। यहाँ पे जैसा हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट होता है, स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये लाइन खत्म हो गया। यहाँ पे दिया बेटा ch1 को हमने कौन सा कैरेक्टर दिया है, पी नाम का कैरेक्टर दिया है। ch1 इज इक्वल टू हमने कौन सा कोड दिया भाई, 8 नंबर डिजिट दिया है, और ये जो हम लोग देखते हैं बेटा डबल फॉरवर्ड स्लैश, दैट इज अवर कोड, कमेंट के नाम से जानेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। ch कंटेंट प्लस, यहाँ पे देखो कोई भी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को कनेक्ट करना है, ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे कनेक्टर यूज करते हैं, प्लस सिंबल का यूज करेंगे, तभी जाके वो आपको दिखेगा। ch1 इज इक्वल टू y हमने स्टोर कर दिया, ch1 प्लस प्लस में आपको आगे बताऊंगा ये प्लस प्लस का सिंबल का मतलब क्या होता है, जिसको बोलेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा बेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ch1 इज नाउ प्लस ch1, पहले x की वैल्यू आएगी और उसके बाद ch1 के अंदर क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा। पहले x का वैल्यू स्टोर करवाया, उसके बाद जाके हमने क्या किया, y का वैल्यू स्टोर कराया, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोग्राम्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कैसे वेरिएबल बनाना है, पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, और ऑलवेज अगर सिंटेक्स आता है तो आपको याद रखना है जावा लैंग्वेज के अंदर सिंटेक्स आएगा तो एंगुलर ब्रैकेट में पहले आता है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि सारे स्टेटमेंट हम लोग किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, तो आपको ये याद रखना है। चलिए भाई फ्लोट डेटा टाइप्स, फ्लोट डबल, दूसरा डेटा टाइप हमारे पास कौन सा है बेटा, फ्लोट, जिसको हम लोग रियल के नाम से भी जानते हैं, रियल डेटा टाइप के नाम से भी उसको जाना जाता है। 2 टाइप की डेटा टाइप, फ्लोट एंड डबल। फ्लोटिंग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ फ्लोट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू स्टोर करवानी है तो वी आर यूजिंग ये वाला वैल्यू। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा फ्लोट नंबर, उसके पीछे अगर फ्लोट वैल्यू को डिफाइन करना है तो हम उसके नंबर के पीछे स्मॉल f यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे स्मॉल f या कैपिटल F यहाँ पे बताया जाता है। आपने ये फ्लोट वैल्यू लिया मतलब कंप्यूटर की मेमोरी कितना बाइट ऑक्यूपाइड करेगा, 4 बाइट। 10.5 को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर 4 बाइट का यूज करेगा। क्यों, नंबर। चलिए वही हमने डेटा टाइप चेंज कर दिया, डबल नम इज इक्वल टू 10.5, नंबर वही है लेकिन आपने डेटा टाइप को डबल बता दिया, तो डबल क्या करता है बेटा, 8 बाइट को ऑक्यूपाइड करता है। जैसे जैसे आप डेटा टाइप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे वो अपनी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी को भी क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है ना। तो ये देखो फ्लोट नंबर इज इक्वल टू 10.5f, तो उसने 4 बाइट यूज किया क्योंकि फ्लोट 4 बाइट को ऑक्यूपाइड करता है। वही वैल्यू स्टोर करते हैं, वही नंबर को स्टोर करते हैं, लेकिन हमने डेटा टाइप क्या कर दिया, डबल चेंज कर दिया, तो वो 8 बाइट को ऑक्यूपाइड करता है। चलिए आगे देखते हैं डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप
बुलियन डेटा टाइप के अंदर दो टाइप की वैल्यू आती है, जिसको हम लोग लॉजिकल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। लॉजिकल वैल्यू का मतलब होता है जिसका आंसर यस और नो या फिर ट्रू और फॉल्स ही आता है। जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स आएगा उसको हम लोग लॉजिकल वैल्यू या फिर उसको बुलियन वैल्यू के नाम से जानते हैं। दे हैव टू पॉसिबल्स वैल्यू, उसके अंदर दो ही टाइप का वैल्यू रहेगा, पहला वैल्यू ट्रू, दूसरा वैल्यू false is required by the condition expression use a control statement such as a for loop। हम लोग जब यहाँ पे for का यूज करेंगे, if का यूज करते हैं, if is our conditional operator, for is our conditional operator। जब भी आपको कोई प्रोग्राम का फ्लो चेंज करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। भाई समझ में आया? यहाँ पे एग्जांपल दिया बेटा, देखो बुलियन b इज इक्वल टू ट्रू, देखो उसमें कोई डबल कोटेशन नहीं किया। इफ b अगर ट्रू है तो अगर ट्रू होता है तो वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाके क्या करेगा, उसको यहाँ पे प्रिंट आउट करता है। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो वो बी की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, तो वो अंदर आने वाली नहीं है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये बुलियन वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया भाई हमारा अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स का। चलिए आगे लास्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल इन जावा प्रोग्राम। वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाता है। पहले वेरिएबल इज अवर कंटेनर। वेरिएबल क्या करेगा, हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए आपने दिया हुआ एक नाम, जिसको वेरिएबल के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे बेटा वेरिएबल कौन से टाइप के आते हैं। वेरिएबल मींस कैरेक्टर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कैरेक्टर को भी स्टोर कर सकता है या फिर किसी भी टाइप की मेमोरी वैल्यू को भी वो क्या करेगा, स्टोर कर सकता है। ये नेम यूज टू रिफर टू द डेटा स्टोर इन मेमोरी इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल के नाम से ही आप क्या करेंगे बेटा, ये आपकी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लो आपने कोई फाइल बनाया और वो फाइल का आपने नाम दिया, तो वो नाम जो हो गया वो फाइल के कंटेंट का क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। जब भी आपको वो सब वेरिएबल कंटेंट को देखने हैं तो आप क्या कंटेंट को बुलाएंगे? नहीं भाई, हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हैं, वो फाइल के नाम को बुलाएंगे। तो हमने जो भी फाइल में स्टोर किया है वो सारे कंटेंट आपको क्या करेगा, दिखता है, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा भाई ये नेम यूज टू रिफर टू द डेटा। जो हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है वो डेटा को रिफर करता है, वो नाम उसको रिफर करेगा और कॉल अ वेरिएबल के नाम से जानते हैं। उसी नाम से हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा, ओपन कर सकते हैं। वी कैन से दैट वेरिएबल इज समथिंग विच कैन स्टोर अ वैल्यू। दूसरा मीनिंग हम लोग बोलेंगे भाई वेरिएबल मतलब दूसरा कुछ नहीं, आपके डेटा को स्टोर करने की प्रोसेस, आपके डेटा को स्टोर करने की मेथड, जिसको हम लोग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। डेटा कैन बी रिफर्ड बाय द गिवन द न्यूमेरिकल एड्रेस। हम लोग यहाँ पे जब भी कोई डेटा स्टोर करवाते हैं तो कंप्यूटर ऑलरेडी उसको कौन से एड्रेस पे स्टोर करता है, न्यूमेरिकल एड्रेस के ऊपर ही उसको क्या करेगा, स्टोर करता है। ये वेरिएबल कैन टेक डिफरेंस डेटा वैल्यू एंड डिफरेंस टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कई बार आप जब भी वेरिएबल बनाते हैं बेटा तो वेरिएबल स्टोर ओनली वन वैल्यू, वेरिएबल स्टोर ओनली वन वैल्यू। लेकिन आप क्या करेंगे, एक वैल्यू स्टोर करवाने के बाद दूसरा वैल्यू अगर उसमें आप स्टोर करवाते हैं तो ओल्ड वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, पुरानी वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, नई वैल्यू उसमें क्या हो जाती है बेटा, स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई जब भी हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को रन करवाते हैं, तो उसी टाइम डिफरेंस डेटा का वैल्यू उसमें स्टोर भी होता है और यहाँ पे डिफरेंस टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर अलग अलग टाइप की डेटा उसमें क्या हो जाती है, स्टोर भी हो जाती है। बट इट ऑलवेज रिफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन, लेकिन वो क्या करेगा, एक ही मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे बताता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा भाई a इज इक्वल टू 10, ये हमारा डेटा हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया। फिर से मैं क्या करवाता हूं यहाँ पे a इज इक्वल टू 20, देखो हमारा मेमोरी का एड्रेस तो सेम है a, वेरिएबल का नाम सेम है a, लेकिन उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी बेटा, चेंज कर दिया। अगर आपने पहली वाली वैल्यू 10 स्टोर करके रखी थी, फिर बाद में दूसरी वाली 20 स्टोर करते हैं, तो ये 10 को क्या करेगा, वो हटा देता है। आपका मेमोरी का एड्रेस ए सेम ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर वैल्यू कैसी रहती है बेटा, डिफरेंस आ जाती है। वेरिएबल स्टोर ओनली वन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, डबल अमाउंट, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल अमाउंट, इंटरेस्ट,
टोटल, ऐसे एक साथ बहुत सारे वेरिएबल आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते। तो समझ में आ गया अभी वेरिएबल का मतलब। और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कीवर्ड का यूज करेंगे जिसको बोलेंगे बेटा VAR, वार, जिसका पूरा नाम हो जाता है वेरिएबल के नाम से जानते हैं। चलिए सम रूल्स ऑफ द वेरिएबल नेम कन्वर्जन यहाँ पे देखेंगे। भाई यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके रूल्स कैसे है। पहला रूल्स कि वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। पहला रूल्स, वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव, और केस सेंसिटिव का मतलब होता है अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंस, ठीक है ना। इसलिए उसको सारे वेरिएबल के नेम कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव। अगर आपने कैपिटल लेटर में अगर डिफाइन किया है तो कैपिटल लेटर में ही उसको बोलाना है। केस सेंसिटिव का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप पासवर्ड देते हो, अगर पासवर्ड के अंदर पहला कैरेक्टर कैपिटल है तो जब तक आप कैपिटल नहीं करेंगे तब तक वो मैसेज आपको देगा इनवैलिड पासवर्ड। जैसा है वैसा का वैसा, उसमें अलग करेंगे तो वो आपको आने वाला नहीं है। उसको बोलेंगे केस सेंसिटिव के नाम से जानते हैं। नेम एंड नेम, देखो यहाँ पे नेम का एन कैपिटल दिया है और यहाँ पे नेम का एन कैसा दिया बेटा, स्मॉल दिया है। तो दोनों एक दूसरे से अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर डिफरेंस, दोनों कैसे बेटा डिफरेंस है, इसलिए उसको केस सेंसिटिव के नाम से जानते हैं। चलिए भाई पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। कैन बी एनी लीगल आइडेंटिफायर, यहां पे देखो भाई आपको कोई भी आइडेंटिफायर देना है। इट कैन बी एनी लेंथ, यहां पे देखो भाई कोई भी लीगल आइडेंटिफायर, लीगल आइडेंटिफायर का मतलब यहां पे आपको सही तरीके से उसको नाम आइडेंटिफाई करना है। इट कैन बी एनी लेंथ, यहां पे वेरिएबल के नाम को देने की लेंथ कोई फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड आप उसके नाम के कैरेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ वेरिएबल के राइट नाम दिया बेटा। यहाँ पे वेरिएबल का नाम अगर आपको देना है तो आपको तीन चीज याद रखनी है। पहली बेटा ऑलवेज अल्फाबेट से स्टार्ट करना है। वेरिएबल का नाम ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट। अगर अल्फाबेट से स्टार्ट नहीं करना है तो दूसरा पोजीशन आता है यू कैन स्टार्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर वो भी नहीं यूज करना है तो ओनली एक ही स्पेशल सिंबल जिसको बोलेंगे डॉलर साइन, डॉलर साइन से आप उसको क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई समझ में आया बेटा आपको। यहाँ पे कभी भी वेरिएबल के नाम के बिटवीन स्पेस आ सकता नहीं है। अगर स्पेस करेंगे तो कंप्यूटर उसको एज अ वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा नहीं। चलिए यहाँ पे देखो बेटा राइट, यहाँ पे लिखा है बर्थ अंडरस्कोर डेट। मैंने बोला ना बिटवीन, नाम के बिटवीन हमें स्पेस देना नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, अंडरस्कोर यूज किया। देखो स्टार्टिंग में क्या आया, बी आया, मतलब अल्फाबेट आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेटा रिजल्ट A to Z से स्टार्ट होता है, कोई स्पेस नहीं है तो आ जाएगा। कॉल कॉस्ट, ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो बेटा, दिस इज अवर कैमल केस। कैमल केस का मतलब दो वर्ड को मिक्स किया है और हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। देखो ये रहा दे बेटा, कॉल का C कैपिटल और कॉस्ट का भी C कैपिटल, दोनों वर्ड अलग हैं लेकिन दोनों वर्ड के बिटवीन मुझे स्पेस करना नहीं है और दोनों वर्ड को जब मैं रीड करूंगा तो वो सेपरेट दिखने चाहिए। तो उसके लिए बनाया गया है एक केस है जिसको बोलेंगे बेटा कैमल केस के नाम से जानते हैं। पूरे वर्ड के बिटवीन का कैरेक्टर कैपिटल नोन एज कैमल केस। तो ये सब राइट ऑप्शन है, ये सारे सही वेरिएबल है। टॉप 5 स्टूडेंट, तो ये भी राइट है। अमाउंट डॉलर, तो ये भी राइट है, डॉलर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये सारे राइट वाले ऑप्शन थे। अभी देखो रॉन्ग वाले कौन से हैं, फॉर मी डिजिट से शुरू नहीं कर सकते, परसेंटेज, परसेंटेज से शुरू कर सकते नहीं है क्योंकि दो ही स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर और डॉलर, उसके अलावा दूसरा कोई स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते नहीं है। बर्थ स्पेस डेट, नाम के बिटवीन स्पेस भी दे सकते नहीं है। एट द रेट मेन, एट द रेट का भी यूज नहीं कर सकते, मेन का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा रिजर्व वर्ड है। कंप्यूटर के अंदर जावा लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ प्रोग्राम वर्ड जिसको बोलेंगे रिजर्व वर्ड, मेन इज अवर रिजर्व वर्ड। चलिए यहाँ पे देखेंगे भाई, तो ये आपको समझ में आया भाई सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट आएगा बेटा थर्ड पॉइंट, ऑलवेज वेरिएबल का नाम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लेटर और उसके बाद आप डिजिट ऐड कर सकते हो लेकिन स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए। एंड 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, यहाँ पे हम लोग ओनली फॉर 2 ही स्पेशल कैरेक्टर का यूज करेंगे बिगिनिंग के अंदर, या तो अंडरस्कोर यूज करो या तो डॉलर यूज करो। कैरेक्टर के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है लेकिन पहले न्यूमेरिकल वैल्यू का स्टोर कर सकते नहीं है। उसके अंदर 2 ही टाइप के स्पेशल सिंबल का यूज करेंगे, अंडरस्कोर और डॉलर, उसके अलावा दूसरा कोई सिंबल आने वाला नहीं है। फोर्थ पॉइंट दिया है, लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम कैन बी
एनी नंबर्स, आपको जितना भी लेंथ देना है, जितना अनलिमिटेड कैरेक्टर लिखना है, तो एज अ वेरिएबल आप उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, स्टार्ट विथ अल्फाबेट, और कभी भी हम लोग जब भी कोई नाम लेंगे तो अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना है, ऐसा बताया जाता है। सिक्स वाला ऑप्शन दिया है, स्पेस इज नॉट परमिटेड, स्पेस को अलाउ किया गया नहीं है, दो वर्ड के बिटवीन हम लोग स्पेस यहाँ पे बता सकते नहीं है। डिजिट एट, नेक्स्ट आएगा भाई, स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउ, दो को छोड़ के, अंडरस्कोर और डॉलर को छोड़ के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज कर सकते नहीं है। 8 नंबर का ऑप्शन देंगे, डिजिट एट स्टार्ट इज नॉट अलाउ, कभी भी हम लोग डिजिट से वेरिएबल का नेम की शुरुआत करेंगे नहीं। आगे देखेंगे 9 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सीक्वेंस, लेटर्स का सीक्वेंस होना चाहिए, डिजिट भी आना चाहिए, डॉलर और अंडरस्कोर, ठीक है, लेटर्स के बाद डिजिट आते हैं, डॉलर भी आ सकता है, अंडरस्कोर भी आएगा। 10 नंबर, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, जब भी हमने कोई यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कीवर्ड का नाम कभी भी रिजर्व वर्ड नहीं आना चाहिए, लाइक क्लास इज अवर रिजर्व वर्ड, पब्लिक इज अवर रिजर्व वर्ड, स्टैटिक, इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, पब्लिक, स्टैटिक, फिर बाद में बहुत सारे सिस्टम, प्रिंट, आउट, ऐसे बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स है जिसका हम लोग यूज कर सकते नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है बेटा, देखो, टोटल अंडरस्कोर नंबर, अंडरस्कोर यूज हुआ मतलब स्पेस है नहीं तो ये वैलिड है। टोटल नम, तो दिस इज अवर कैमल केस, क्योंकि पहला कैरेक्टर बिटवीन का कैरेक्टर कैपिटल, सिंपल में लिख दिया बेटा टोटल, कैपिटल में भी लिख सकते हो। नंबर 1, नंबर 2, अल्फ़ाबेट के बाद हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू का स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा वेरिएबल तक। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट जब हम आएंगे थर्ड लेक्चर के अंदर तो मैं आपको आगे बताऊंगा वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, वो तो आपको समझ में आ गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच।